हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो चलिए अपनी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। मतलब इस पूरी सीरीज़ में हम जो जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो ये सब टॉपिक्स हैं। ये मैं पढ़ के आपको प्रीवियस जो मेरी अनाउंसमेंट वीडियो थी उसमें मैं बता चुकी। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे हिस्ट्री, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट। 3 टॉपिक हम लोग इसमें करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के। एंड बाकी टॉपिक्स हम धीरे धीरे अपनी बाकी की वीडियोज़ में कवर करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे हिस्ट्री जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की। जब आप कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुनते हो, कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये लाइन आपने पहले कई बार सुन रहेगी, ठीक है। जब आप वर्ड कॉन्ट्रैक्ट सुनते हो हमारे दिमाग में आता है कि डील हुई है हमारे बीच में ना, डील। और क्या चीज़ें आती हैं कि अग्रीमेंट हुआ है। कुछ शर्तें होती हैं दो पार्टीज़ के बीच, एंड जब वो किसी चीज़ पे अग्री करती हैं, अपनी सहमति जाहिर करती हैं, और जब वो सहमति लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाए, यानी कानून भी उसे पहचानने लगे कि हाँ इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसको और अच्छे एग्जाम्पल की तरह से सुनते हैं, समझते हैं। जैसे कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, इन दोनों ने साथ में मिलके कंपनी खोलने का एग्रीमेंट करा, ठीक है। ठीक है कि हम एक पर्टिकुलर डेट है यानी 1 मई को बोल लेते हैं कंपनी खोलेंगे, ठीक है। लेकिन किसी रीज़न से बी जो है वो अपना एग्रीमेंट फुलफ़िल नहीं कर पाया, ठीक है। उसने मना कर दिया कि मैं कंपनी नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन ए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी को स्यू कर सकता है कि भाई तू अपनी बात से मुकर नहीं सकता, अब मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है शर्तों पे, शर्त क्या है कि हम दोनों कंपनी खोलेंगे, जो कंपनी है वो कंसिडरेशन बन जाती है, ठीक है। जिन शर्तों पे एग्रीमेंट होता है उसे बोलते हैं कंसिडरेशन, ठीक है। तो अब ए और बी के बीच जो हुआ था वो था कॉन्ट्रैक्ट। उस एग्रीमेंट का नाम हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे क्योंकि वो रिटन में था, ठीक है। और जो उनके बीच जिस चीज़ को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे बोलेंगे कंसिडरेशन। एंड ये पूरा क्या है, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है क्योंकि ये रिटन में था, स्टैम्प पेपर पर उन्होंने डिसाइड किया था, तो ये एक आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। सेक्शन एच में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में यही डेफिनेशन दी गई है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक बेस था। तो आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अभी हम हिस्ट्री देखते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ऑब्वियसली उन्होंने ट्रेड किया, ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए थे, लेकिन उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जो हिंदूज़ ट्रेडर्स थे वो अपने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते थे, और जो मुस्लिम थे वो अपने तरीके से, सबकी अपनी अलग अलग पर्सनल भावना थी। कुछ लोग होते थे जो अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाते थे, अपने प्रोमिसेस से मुकर जाते थे। कॉन्ट्रैक्ट उस तरह नहीं होता था, पहले होता था प्रोमिसेस की फॉर्म में, वादा कर लिया कि हाँ हम दोनों मिलकर ट्रेड करेंगे और बस, ठीक है। तो कुछ लोग अपने चीज़ों से मुकर जाते थे। और जब इंग्लिश कॉमन लॉज थे जो कि 1726 में आए थे इंडिया में, हाँ चार्टर ऑफ 76 में, तो वो ना ब्रिटिशर्स पे लागू होते थे। जो लॉज थे जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे एंड उन्होंने कुछ कॉमन लॉज अपने लिए बनाए थे, तो वो इंडियंस अपने लिए मानते ही नहीं थे, मतलब वो ब्रिटिशर्स ही मानते थे। फिर अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का ना एक सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने ना कोडिफिकेशन कर दिया। तो ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज थे उसका भी कोडिफिकेशन किया अंग्रेज़ों ने। 1 सितंबर 1872 में एनफोर्स हुआ इस लॉ का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है, 1872। तो ये चीज़ रही। तो अंग्रेज़ों ने ना एक कोडिफिकेशन किया एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि बाकी सब जो अपने अपने धर्म का अलग अलग रूल्स मानते हैं उन सबको हटा के हम लोग कोडिफाई करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाते हैं, वो पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू किया, ठीक है। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसमें बस आपको यही याद रखना है कि जो इसका एनफोर्समेंट है वो कब हुआ, 1 सितंबर 1872, ठीक है, पूरे ब्रिटिश इंडिया में, ठीक। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जब ये एक्ट आया तो क्या क्या चीज़ें इसके आने से सॉल्व हुई, यूनिफॉर्मिटी आई एक तो यानी यूनिफॉर्मिटी आने से प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्जेंस कम हुआ,
प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्जेंस का क्या मतलब हुआ कि जो अलग अलग लॉज, अलग अलग तरीके लोग अपना रहे थे, वादा करते थे फिर मुकर जाते थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो इसने क्या करा, यूनिफॉर्मिटी आई। ये इसके फीचर्स हैं किसके, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, ठीक है। और क्या आई, ये नॉट एग्जॉस्टिव है नेचर में, अभी हम जानेंगे क्या मतलब है इस बात का। नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट कवर करने के लिए नहीं बना है। कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे ये जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं होता। जैसे कि प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में ऐसे तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैं तुझे बेचूंगा, बट उसके लिए अलग लॉज हैं, ठीक है। एक एग्जांपल की तरह ले सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो जब तक एक सेपरेट एक्ट बना है किसी चीज़ का, उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। नॉट एग्जॉस्टिव है इसका नेचर, पूरे इंडिया में हर चीज़ पर लागू नहीं होगा बेसिकली। नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी कॉन्ट्रैक्ट, बस इतना ही काफ़ी है इस बारे में जानने के लिए। देन एक और चीज़, इसमें पहले ना एक सेक्शन हुआ करता था, सेल्स ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप एक्ट। उसको ना 1932 में हटा दिया गया, इससे सेपरेट कर दिया गया। पहले इसमें ही था ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट भी, बट 1932 और 1930 में इसको अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। तो अभी बस इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चीज़ें हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप वगैरह इसमें नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए देखते हैं मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एसेंशियली अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। वही जो मैंने बताया कि जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो, डील करते हो, और जब वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल हो जाए, यानी कानून भी उस चीज़ को मानने लगे कि हाँ आप दो पार्टीज़ ने इन शर्तों पे, इन जो पॉइंट्स होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में, कंसिडरेशन होगी जो उस पर हाँ करी है, आपने कंसेंट दी है, अग्री किया है उनसे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स द फाउंडेशनल डेफिनेशन। सेक्शन 2H में इसकी डेफिनेशन दी गई है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद करनी है, ठीक है। ये लर्न करनी है, एग्जाम में मेंशन करनी है। बहुत इजी डेफिनेशन है, कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं कि आप याद ना कर पाओ, आपको लर्न करनी है ये, ठीक है। अब देखते हैं एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अब एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन करोगे आप, तो सेक्शन 2E में, लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, वही मैं बोल रही थी कि प्रॉमिस होता है, ठीक है। एवरी प्रोमिसेस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस का समूह, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति कंसिडरेशन देना, कंसिडरेशन शर्तें रखना, किन्हीं शर्तों पे अग्री करना, ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब है शर्तों पे हाँ करना, या किन्हीं दो चीज़ों पे अग्री करना मीन्स, ठीक है। तो वही शर्त पर कंसेंट देना एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट, ठीक है। अ प्रॉमिस इज बॉन्ड व्हेन एन ऑफर बाय वन पार्टी इज गिवन एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस बाय द अदर। इसका क्या मतलब हुआ, यानी एक पार्टी ऑफर करेगी कि चलिए मिलके कंपनी फॉर्म करते हैं, दूसरी उस पर एक्सेप्टेंस देगी कि हाँ चलो मिलके कंपनी शुरू करते हैं। वो क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है, एक प्रॉमिस बन जाता है, जिसमें एक कंसिडरेशन होती है। इस एग्जांपल में क्या कंसिडरेशन है कि चलिए मिलके कंपनी फॉर्म करते हैं, चलिए, ये एक कंसिडरेशन है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लीगल एनफोर्सिबिलिटी, एन एग्रीमेंट बिकम्स एनफोर्सेबल ओनली व्हेन इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशंस। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल कैसे मानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, हम दोनों ने वादा कर लिया, ठीक है, हमने प्रॉमिस कर लिया चलो कंपनी फॉर्म करते हैं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, जब उस पर लीगल ऑब्लिगेशंस होंगी कि कानून भी उस चीज़ को माने, ठीक है, कि हाँ इन दोनों ने वादा किया था, एग्रीमेंट किया था, अपनी कंसेंट दी थी कि चलो कंपनी फॉर्म करते हैं, तब वो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की दो फीचर हैं इंपॉर्टेंट। पहला तो एग्रीमेंट, आपके बीच एक वादा होना चाहिए जिसमें एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी एक्सेप्ट करेगी उसको, ठीक है, किसी कंसिडरेशन पे होना चाहिए। और दूसरा कि उसकी लीगल एनफोर्सिबिलिटी, कानून भी उसे पहचाने कि अगर कोई एक पार्टी ब्रीच करे तो दूसरा स्यू कर सके कि चलो आई विल सी यू इन कोर्ट, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एक बार। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं एग्रीमेंट कहलाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रॉमिस होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है प्रॉमिस करना, डील करना, एग्रीमेंट करना। लेकिन हर तरह का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब फटाफट इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं, बहुत ईजी है, जो अभी तक मैंने समझाया सेम चीज़ें रिटन फॉर्म में है। ठीक है, ये लाइन पढ़ते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री कंसेंट है, जोर जबरदस्ती करके कंसेंट नहीं मांगी कि चल मिल के कंपनी फॉर्म करते हैं, गन पॉइंट पे मैं किसी को डरा के एग्रीमेंट कर रही हूँ, ऐसे नहीं मानी जाएगी। ठीक है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी लायक हो, उन्हें समझ आ रहा हो कि कंपनी फॉर्म करते हैं, इतना दिमाग उनका एक्टिव हो। ठीक है, कॉम्पिटेंट हो, किसी बच्चे को मैं ऐसे डरा धमका के नहीं, माइनर को नहीं कर सकती ऐसे कन्विंस ना, मतलब कन्विंस करने वाला होश व हवास में हो, कॉम्पिटेंट हो, इस लायक हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। ठीक है, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है कि जो कानून रूप से शर्तें लागू हो सकती हों। ऐसे नहीं कि हम ड्रग्स की कंपनी खोलेंगे, हम हथियार बनाने की फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है, तो वो इलीगल हो जाएगा, वो अनलॉफुल हो जाएगा। तो कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। ठीक है, विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिसका इंटेंशन भी लॉफुल हो, यानी इलीगल ना हो, वही किसी को नुकसान पहुंचाना जिसका इंटेंशन ना हो। एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जो वॉइड ना हो का मतलब कि कानून उसको स्वीकार ही ना करे कॉन्ट्रैक्ट को, कि नहीं हम इसको स्वीकार नहीं करते। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सेक्शन 10 बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो इसी में ही सारे फीचर्स हैं। अब इस एक सेंटेंस में ना इसके सारे फीचर्स कवर अप है, तो आप ये सेंटेंस लर्न कर लो या समझ लो अच्छे से, आपके दिमाग में फिट हो, तो आप एलिमेंट्स आराम से लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो म्यूचुअल एसेंट यानी दोनों पार्टीज़ के बीच एक्सेप्टेंस हो, हाँ करी हो दोनों ने। ठीक है, म्यूचुअल एसेंट यानी दोनों ने हाँ करी हो। हाँ क्या मतलब है, एक पार्टी ने ऑफर किया हो, दूसरी ने एक्सेप्ट किया हो, और फ्री कंसेंट से दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली हो। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, एज ऑफ मैच्योरिटी यानी 18+ हो, साउंड माइंड, पागल वागल ना हो, कुछ ऐसी बीमारी ना हो कि वो बोल ही नहीं सकता। ठीक है, इस टाइप से। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ठीक है, नॉट डिस्क्वालीफाइड मीन्स वो इंसॉल्वेंट ना हो। इंसॉल्वेंट लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकते, कि भाई जिसका दिवालिया निकल गया हो, जिसके पास पैसे ना हो, बैंक बैलेंस नेगेटिव हो, उस पर केस चल रहे हो। ठीक है, ऐसे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट में मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, लॉफुल एलिमेंट्स, लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन, लॉ, लीगल इंटेंट, जो हर तरह से लीगली हो, इलीगल उसमें कुछ ना हो। बाकी ये चीज़ें हम आगे देख लेंगे, फटाफट देखते चलेंगे, बिना टाइम वेस्ट करे देखते चलेंगे। पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल एसेंट यानी दोनों तरफ से हाँ हो। ठीक है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। 2 पार्टीज होनी चाहिए अलग अलग। 1 पार्टीज मस्ट मेक अ लॉफुल क्लियर प्रपोजल, ऑफर जिसे बोलते हैं, यानी एक पार्टी प्रपोजल रखेगी, ऑफर रखेगी कि चल मिल के कंपनी फॉर्म करते हैं, एंड द अदर पार्टी मस्ट सिग्निफाई देयर एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड एसेंट यानी एक्सेप्टेंस उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा एब्सोल्यूट, ऐसा नहीं आधा अधूरा कि प्रॉपर कंसेंट देना पड़ेगा, प्रॉपर ओके, हाँ करना पड़ेगा, एंड ऐसे नहीं रिटर्न में होगा, वो आगे चीज़ें पढ़ेंगे। दिस क्रिएट्स अ कंसेंस एड आइडम, अ मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, ये मैक्सिम होती है, कंसेंस एड आइडम ना मैक्सिम होती है, जिसका मतलब है अ मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द सेम थिंग्स इन द सेम सेंस, यानी 2 माइंड सेम चीज़ पे एग्री कर रहे हैं इन द सेम सेंस। ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन क्रिएट होने चाहिए, यानी अगर किसी एक ने तोड़ा तो दूसरा स्यू कर सकता है, केस कर सकता है। ठीक है, इन द लैंडमार्क केस बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर 1919, अ हस्बैंड प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ अ मंथली अलाउंस। ये एक लैंडमार्क केस है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इंपॉर्टेंट है। वाइल ही वॉज वर्किंग अब्रॉड, द कोर्ट हेल्ड दैट दिस वॉज अ डोमेस्टिक अरेंजमेंट नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी एक हस्बैंड ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को कि वो मंथली अलाउंस भेजेगा, पैसे भेजेगा अपनी वाइफ को जब वो बाहर काम कर रहा होगा। ठीक है, कंट्री के बाहर काम कर रहा रहेगा तो वो अपनी वाइफ को पैसे भेजेगा, ये उसने वादा किया। द कोर्ट हेल्ड दैट दिस वॉज अ डोमेस्टिक अरेंज, भाई ये प्रॉमिस है, डोमेस्टिक प्रॉमिस है ये, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि लीगली एनफोर्सेबल ही नहीं है, स्यू नहीं कर सकती वाइफ। ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन ज़रूर करना, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फ्री
फ्री कंसेंट है थर्ड पॉइंट। सेक्शन 14 में कंसेंट की बात हो रही है। कंसेंट इज कंसिडर्ड फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज बाई। इन सभी चीज़ों से अगर कंसेंट फॉर्म नहीं हो रही तो वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। ठीक है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं फ्री कंसेंट ना होने के? कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। कॉर्जन मीन्स जोर जबरदस्ती, डरा धमका के अगर हाँ करवाई हो। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी एक पार्टी दूसरे पे डोमिनेट करती हो, यानी डॉक्टर बोलेगा कि तू मुझे पेशेंट को अपने कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है, अदरवाइज मैं तेरा इलाज नहीं करूँगा। तो ऐसा अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कंसेंट ना हो बेसिकली। ठीक है, फ्रॉड से आपने किसी की कंसेंट ली हो, मिस रिप्रेजेंटेशन, झूठ बोल के, ठीक है, आपने किसी से कंसेंट ली हो। मिस्टेक यानी मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब वही मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट में मिस स्टेटमेंट है फैक्ट्स की। ठीक है, गलत गलत चीज़ें हैं, चाहे वो इंटेंशनल हो या नॉन इंटेंशनल। एरोनियस बिलीफ अबाउट फैक्ट्स और लॉ। ठीक है, मिस्टेक से आपने कुछ गलत लॉ मेंशन कर दिया और तब जाके आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, तो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़। अब पार्टीज़ की कम्पिटेंसी देख लेते हैं कि पार्टीज़ लायक होनी चाहिए। अब लायक होने का क्या मतलब है? कम्पिटेंट कब मानी जाएगी पार्टीज़? ठीक है, दे हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, यूजुअली 18 ईयर्स हो। ठीक है, दे आर साउंड माइंड हो। They are not disqualified from contracting by any law to which they are subject, such as alien, in enemy, insolvent। यानी कोई टेररिस्ट है, किसी दूसरी कंट्री के साथ मिला हुआ है, इंसॉल्वेंट है या कन्विक्ट है, यानी कि किसी पे कुछ चार्जेस चल रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो इनकम्पिटेंट माना जाएगा, वो कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। माइनर लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकते। माइनर यानी 18 से जो कम लोग हैं। ठीक है, 18 एज आपकी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। अब लैंडमार्क केस है, इंपॉर्टेंट है, मेंशन करना है एग्जाम में। लैंडमार्क केस ऑन माइनर्स कैपेसिटी in Mohori BB versus Dharmodas Ghosh 1903, the Privy Council established that an agreement entered into by a minor is void ab initio, यानी void from very beginning। यानी void मतलब शून्य वैल्यू, ज़ीरो वैल्यू है अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता माइनर, क्योंकि बच्चा होता है, बच्चों की बात की कोई वैल्यू नहीं बेसिकली, लॉ ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, सो माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता, void हो जाएगा वो, void ab initio। ये इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। ठीक है, ये आपको याद करनी है। कॉपी पेन लेके बैठना है सबको, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। देन लॉफुल कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्विड, समथिंग फॉर समथिंग, यानी उसमें कुछ शर्तें होनी चाहिए। अगर शर्तें ही नहीं होंगी कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का? आप एग्री किस चीज़ के लिए कर रहे हो? दो लोग एग्री किस चीज़ के कर रहे हैं? अगर शर्त ही नहीं है, तू और मिलके मैं कंपनी फॉर्म करेंगे, अगर ये कंपनी फॉर्म करेंगे ही हट जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या रह जाए? वो तो एग्रीमेंट भी नहीं कहलाएगा, दैट इज़ हैज़ जीरो वैल्यू। ठीक है, तो लॉफुल कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है, कुछ इलीगल नहीं होना चाहिए। सेकेंडली कंसिडरेशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। लास्ट लाइन पढ़ो उसकी, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नेक्ड पैक्ट न्यूडुम पैक्टम, यानी ज़ीरो वैल्यू, कुछ नहीं है, उसका मतलब है ही नहीं। इज़ वॉइड अंडर सेक्शन 25, इट कैन नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इलीगल नहीं होना चाहिए आपका कंसिडरेशन, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए कि आप एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या कुछ ऐसा। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वही जो ऊपर वाला पॉइंट्स है। द कोर पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल, इलीगल नहीं होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, वो उसी का ही सेकंड पॉइंट दे रहा है। अंडर सेक्शन 23 एन ऑब्जेक्ट इज लॉफुल इफ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, defeats the provision of any law, involves injury to a person or property or is regarded by court as immoral, opposed to public policy। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए बेसिकली कि किसी लॉ ने रोका हो, किसी को हार्म कर रहे हो हम। ठीक है, किसी प्रोविज़न, कोई लॉ किसी और चीज़ के लिए बना। ठीक है, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बन रहा है अलग। ठीक है, अब उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें घुसा दें, ऐसा नहीं करना। जिसके लिए अलग चीज़ें हैं उस लॉ को अलग करना है, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आप कर सकते साइन, एंड जो है उसका पब्लिक पॉलिसी के फेवर में हो, अगेंस्ट ना हो। ठीक है, नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, लीगली इन्फोर्सेबल माना जाएगा अनटिल अनलेस ये सारी चीज़ें उसमें ना हो। अगर इनमें से एक भी चीज़ है तो वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड मीन्स ज़ीरो वैल्यू। अब वॉइड का मतलब होता है ज़ीरो वैल्यू होना, और वॉइडेबल का मतलब लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, वॉइड मीन्स ज़ीरो वैल्यू, वॉइडेबल मीन्स कि वो बाद में रद्द हो सकता है, बाद में रद्द कर सकती है पार्टी, कोई एक पार्टी बाद में रद्द करवा सकती है उसको। ठीक है, वाइडेबल का ये मतलब, लेकिन वाइड का मतलब शुरू से ही उसकी वैल्यू ज़ीरो है, शुरू से ही
ठीक है, शुरू से ही उसकी वैल्यू 0, यही फ़र्क होता है वाइड और वाइडेबल में, ठीक है। ओके, certainty and possibility of performance. Certainty, the terms of agreement must be clear and unambiguous, and agreement to sell 100 tons of oil without specifying what kind of oil is void for uncertainty. मतलब प्रॉपर चीज़ें लिखी हो कि आप किस चीज़, जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया, एन एग्रीमेंट टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल। एक एग्रीमेंट है कि 1000 टन जो तेल है वो हमें बेचेंगे, लेकिन किस टाइप का तेल है वो मेंशन ही नहीं है, तो ये वाइड हो जाएगा, ठीक है। देन पॉसिबिलिटी, एन एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस, यानी ऐसा किसी मरे हुए व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकते हो, ऐसा करना है जो फिजिकली परफॉर्म किया जा सकता हो टास्क। ऐसा नहीं कि हम जादू टोना करके हम आसमान में उड़ने लगेंगे, इस चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो चीज़ पॉसिबल है, मरे हुए व्यक्ति को आप जिंदा कर सकते हो, इन सब चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हो सकता, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी सेक्शन 56 के अंदर, या सर्टेनिटी सेक्शन 29 के अंदर। तो सेक्शंस में आप हल्के हल्के मेंशन करना, स्टार्टिंग जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके एसेंशियल्स हैं, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए सेक्शन, बेसिक सेक्शंस है। तो एक बार जल्दी से एग्रीमेंट देख लेते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्रपोजल इज मेड बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेड बाय अदर। वही प्रपोजल या ऑफर भी बोल देते हैं इसको, प्लस एक्सेप्टेंस, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, तो वो क्या बनेगा, अग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। बेसिक चीज़ है, कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, एग्रीमेंट प्लस लीगली इन्फोर्सेबल। अब ये एक्सेप्टेंस की वही डेफिनेशन है जो मैं अभी आपको बता चुकी। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। वही एक पर्सन ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। कंसेप्चुअल फॉर्मूला वही जो मैंने अभी ऊपर बताया, प्रपोजल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू अग्रीमेंट, ठीक है। तो प्रॉमिस का फॉर्मूला ये है, अग्रीमेंट का ये है। कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, एग्रीमेंट प्लस लीगली इन्फोर्सेबल। ये चीज़ें ना, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इनसे डेफिनेशन अगर याद नहीं है तो आप बना के डेफिनेशन लिख सकते हो, ये सिंपल फार्मूलाज हैं, ठीक है। और ये जो फार्मूलाज है ना, ये अंतर समझाते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में और प्रॉमिस में, ठीक है। ठीक है, सो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, एक्सेप्टेंस तक ही रखते हैं, ऑफर हम कल पढ़ेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाकी के टॉपिक्स, बाकी की वीडियोस मैं लेके आऊँ इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ की और बाकी सब्जेक्ट्स की। एंड अगर आपको कोई और क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM करना, @EZNEHAA मेरा इंस्टाग्राम है, और मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।